हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस वाले क्वेश्चन को किया था, सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है। इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पहले समझेंगे, इसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों को भी समझेंगे। तो देखिए, अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर। तो बेसिकली अगर अल्काइल हैलाइड की बात करें, आर एक्स की बात करें, ठीक है, तो जब प्योर होगा, कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होगा, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस, अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस। हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। कहने का मतलब है कि अगर CH3Br है, ठीक है, या फिर CH3 ब्रोमाइड और आयोडाइड है, अगर इसमें लाइट आ जाता है, क्या है, लाइट आ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कलर डेवलप हो जाएगा। लाइट के प्रेजेंस में कलर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मैनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड आर स्वीट स्मेल। और जो ये कंपाउंड होता है अल्काइल हैलाइड, ये स्वीट स्मेलिंग होता है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं ध्यान में रखने का कि ये कलरलेस होता है जब प्योर होता है। अगर थोड़ा सा इम्प्योरिटीज या फिर लाइट के प्रेजेंस में आता है, तो जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है उसमें डेवलप हो जाता है कलर का। ओके, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे इम्पैक्ट करता है। So methyl chloride, methyl bromide, that is CH3Cl, CH3Br, ethyl chloride C2H5 Cl, and some chlorofluoromethane are gas at room temperature। मतलब अगर CH3 है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मतलब स्मॉल, जो हमारा अल्केन वाला जो पार्ट है, अगर वो स्मॉल है, डेट इज CH3Cl है, ठीक है, या फिर C2H5 जैसा कि है Br, ये सब क्या है, गैसेस होगा। हायर मेंबर आर लिक्विड और सॉलिड। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, जो गैस से क्या बने, किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में और सॉलिड में। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर। जैसा कि हम लोगों ने भी देखा है कि सी एक्स बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। सी एक्स बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। क्यों? क्योंकि हेलोजन का नेगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अधिक होती है। सो कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है और हेलोजन पे डेल्टा माइनस। सो ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज द हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ये इसलिए होता है कि जब ग्रेटर ज़्यादा पोलैरिटी होगा, तो छोटे जो मॉलिक्यूल होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, उसमें पोलर पोलर इंटरेक्शन होगा, जिसके कारण ये लिक्विड होगा। ओके, जैसे जैसे इसका बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, चेन बढ़ेगा, तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, हायर मॉलिक्यूलर मास जो है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड वंडर वॉल फोर्स स्ट्रॉन्गर होता जाएगा हैलोजन डेरिवेटिव को। इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो दूसरे कंपेरेबल जो आयोडा मतलब ये क्या होगा, हाइयर होगा देन हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा अल्काइल हैलाइड का, हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज मॉलिकुलर गेट्स बिगर। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बड़ा होगा, उसमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। वंडर वॉल अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी जब ज़्यादा चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा था, अट्रैक्शन ऑफ गेट स्ट्रॉन्गर एज मॉलिक्यूल गेट्स बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट हैलाइड इज डिपिक्टेड इन फिगर में गिवन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अल्काइल ग्रुप में बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अल्काइल हैलाइड का, डिक्रीज। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा RI का होगा, क्योंकि आयोडीन जो है बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल एटम है एज कम्पेयर टू Br। सो RI से का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू RBr का बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू RCl ज़्यादा होगा, और RCl का, क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट फ्लोराइड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर कभी कभी पूछता है एग्जामिनेशन में, ऑर्डर को ध्यान में रखना है। दिस इज बिकॉज द इंक्रीज इन द साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम
द मैग्नीट्यूड ऑफ वन डबल फोर्स इंक्रीज, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब दूसरी बात ये भी आती है कि अगर अल्काइल हैलाइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तो जैसे अगर हम बात करें C5, ठीक है, H11Cl, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, अलग अलग आइसोमर होंगे। तो कौन से आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, कौन सा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? तो अगेन ये जो डिपेंड करता है किस पे, सरफेस एरिया पे, वंडर वॉल सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। सरफेस एरिया बेसिकली अगर ब्रांचिंग होता है तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीजेज एज ब्रांचिंग ब्रांचिंग इंक्रीजेज। अगर ब्रांच बढ़ेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो आइसोमर है जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही डिक्रीज होगा, उस हिसाब से उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही क्या होगा, सरफेस एरिया अगर डिक्रीज करेगा बॉइलिंग ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये लीनियर चेन है, लीनियर चेन में सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। ओके, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया कम होगा और इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 375 है, 364, ये 364। The boiling point of isomeric haloalkane decreases with increase in branching. फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रोमो 2, देखिए आपसे ऑर्डर दे देगा कि कैसे किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो आपको आइसोमेरिक में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या देखना है, सेम देखना, सभी में 5 है। ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोजन बेंजीन आर वेरी नियरली सेम, हाउएवर पैरा पोजीशन, अब हेलोबेंजीन की बात कर रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, लेकिन पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग एज कम्पेयर टू ऑर्थो मेटा आइसोमर। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बेंजीन की बात करें, ये वाला, ठीक है, इसमें पारा वाला Cl, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में फर्स्ट वाला ज़्यादा सिमेट्रिक नज़र आएगा। ज़्यादा सिमेट्रिक नज़र आने के कारण इसमें पैकिंग ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अच्छे से ग्रुप में बैठ जाएगा मॉलिक्यूल। ये कम सिमेट्रिक है तो ये अच्छे से लैटिस में नहीं बैठेगा, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, पैरा आइसोमर का अधिक हो जाएगा। यही कह रहा है द पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। It is due to symmetry of para-isomer that fit in the crystal lattice better as compared to ortho and meta-isomer. Okay, तो कभी कभी ये भी पूछता है कि क्यों पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो आइसोमर का या मेटा आइसोमर का। तो रीज़न यही है, आपको यहाँ से आप रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ऑर्थो आइसोमर, ये क्या है, मेटा आइसोमर, और ये क्या है, पारा। अगर आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ऑर्थो का अधिक है एज कम्पेयर टू मेटा का, और मतलब बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम ही है, अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्थो का 256 है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेटा का कितना है, 249 है। लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पैरा का पोजीशन देखिए, पैरा का पोजीशन में क्या हो गया, लैटिस अच्छे से बैठ जाएगा, लैटिस एनर्जेटिक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं डेंसिटी की। सो डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो एंड दिस इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सिंपल सा बात है, डेंसिटी किसका कम होगा या किसका अधिक होगा, मास अगर सेम है और वॉल्यूम अधिक है, मास अगर सेम है और वॉल्यूम अधिक है, ठीक है, तो ये डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ओके, लेकिन अगर हम रिलेटिवली बात करें मास के हिसाब से कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इस बात पे डेंसिटी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ब्रोमो आइडो एंड पॉली क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर। क्यों वाटर से अधिक होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अधिक है, एटॉमिक मास अधिक है, ब्रोमो का, आइडो का, या फिर क्लोरो डेरिवेटिव का एटॉमिक मास अधिक, एटम के मास अधिक होगा। द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेगा इसका मास भी बढ़ेगा।
हालांकि वॉल्यूम भी बढ़ेगा बट रिलेटिवली मास ज़्यादा होगा तो इंक्रीज करेगा डेंसिटी। ठीक है। हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ द, तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी क्या हो रहा है, CH2Cl2, यहाँ पे क्लोरीन बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। CCl4 में डेंसिटी बढ़ गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेंसिटी जो है कैसे इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो बेसिकली डेंसिटी बढ़ेगा। अब बात करते हैं सॉलिबिलिटी का। सॉलिबिलिटी क्या होता है बेटा, सॉलिबिलिटी होता है कि पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी कंपाउंड कितना घुलता है। तो हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हेलो एल्केन बहुत ही कम सॉल्युबल है। हालांकि हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन पोलर है, बट पोलर है तो जो लोअर मॉलिक्यूल होगा वो थोड़ा सा पार्शियल सॉल्युबल होगा। लेकिन कार्बन एटम CH2 अगर कार्बन लेंथ बढ़ेगा तो ये जो कार्बन लेंथ है ये नॉन पोलर होता है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब पानी से रिपेल होगा। तो हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। ओके। तो हाइयर जो अल्काइल हैलाइड होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो the haloalkane is very slightly soluble in water. In order to dissolve haloalkane in water, energy is required to overcome the attraction between haloalkanes molecules and break the hydrogen bond between water molecules. ठीक है। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हेलो एल्केन्स। सिंपल सा बात है कि वाटर मॉलिक्यूल को आना है तो हेलो एल्केन का वाटर जो हेलो वाटर मॉलिक्यूल अगर हेलो एल्केन के बीच में आएगा तो जब बीच में आएगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा हेलो एल्केन का और वाटर से जुड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी चाहिए और वाटर से जुड़ेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर घुलना है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो पाता है। तो यही कहता है लेस एनर्जी इज रिलीज। लेस एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द haloalkane and water molecules, as these are not so strong as the original hydrogen bond in water. इसी के कारण इसकी solubility कम होती है। एज ए रिजल्ट solubility of haloalkane in water is low. However, haloalkane tends to dissolve in organic solvent. लेकिन haloalkane क्या होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में, एसीटोन में, ये सब चीज़ में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हेलोल्केन आराम से घुल जाएगा। क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, एनर्जी सॉल्वेंट का और हेलोएलिन का लगभग लगभग क्या होता है, सेम स्ट्रेंथ का होता है। तो यहाँ पे क्यों घुल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोएल्केन टेंड्स टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज द न्यू इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलोएल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मच हैव सेम स्ट्रेंथ एज द वन बीइंग ब्रोकन इन सेपरेट हेलोएल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपका आंसर आराम से एग्जामिनेशन के लिए आंसर आराम से आप लिख सकते हैं। ओके। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज ईच ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो, ब्रोमोमीथेन, तो हम लोग लिखेंगे ब्रोमोमीथेन CH3Br। दूसरा है ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। तीसरा है क्लोरोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म है। क्लोरोमीथेन का लिख लेते हैं यहाँ पे सी, क्लोरोमीथेन है CH3 CH3Cl। डाईब्रोमोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन तो आप ऐसे लिख सकते हैं Br और HH, डाईब्रोमोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन है। और ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जैसे तो CCl4, उसी तरह ब्रोमोफॉर्म होगा CBr4, CBr। क्या पूछ रहा है इसमें कि इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे हमें इसको लिखना है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज साइज इंक्रीजेज। ठीक है, साइज इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स कौन सा है, CH3। इसकी बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट रैंक पे होगी, तो इससे ज़्यादा सेकंड पे ये होगी, इससे थर्ड पे ये होगी, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 होगा। सो वी कैन राइट 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन 4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर टू, वही बॉइलिंग पॉइंट है 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो 1 क्लोरोप्रोपेन में देखिए CH3 CH2 CH2 1 क्लोरोप्रोपेन, सो वी हैव Cl। ओके। उसके बाद 1 क्लोरो
प्रोपेन हो गया। उसके बाद कह रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो प्रोपाइल क्लोराइड लिख लेते हैं, प्रोपाइल क्लोराइड, और 1 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 हो जाएगा, ठीक है। वो 1 2 3 4, ब्यूटेन में 4। तो इसमें ब्यूटेन में 4 है, आइसोप्रोपाइल में कितने हैं, 4 एटम होंगे कार्बन के, ठीक है, ठीक है। और क्लोरोब्यूटेन में 3 होंगे, बाकी क्लोरोफिल नंबर ऑफ इंक्रीज हो गया ना ये। इसका मतलब ये है कि 1 क्लोरोब्यूटेन का सबसे ज्यादा होगा। और चूंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करें, तो अ, इसमें चेन स्फेरिकल हो जाएगा, ब्रांच हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इसका 1 क्लोरोब्यूटेन से कम होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड में अगर हमने इसको फर्स्ट लिया और इसको सेकेंड लिया और इसको थर्ड लिया, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम 1 का होगा। इसके बाद सबसे कम हमारा आइसोप्रोपाइल का होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होगा। आइसोप्रोपाइल का सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन का होगा 1 का, और उसके बाद हमारा क्लोरोब्यूटेन का होगा, ठीक है, 1 का, और उसके बाद हमारा क्लोरोब्यूटेन क्या है, 3 का है। तो अब समझ में आ गया होगा, ऑर्डर आप लिख सकते हैं। तो सबसे कम आइसोप्रोपाइल का इसका होगा, उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन का होगा, और उसके बाद क्लोरोब्यूटेन का होगा। इसको इस तरह से समझिएगा, फॉर द सेम हैलोजन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉन डेर वाल फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। Therefore, boiling point of 1 chlorobutane is more than 1 chloropropane. Boiling point 1 chlorobutane का 1 प्रोपोन से अधिक होगा। Further, the boiling point decreases as branching increases. Boiling point क्या होता है, डिक्रीज होता है जब ब्रांचिंग इंक्रीज होता है, सो डेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन इज हायर देन that of isopropyl chloride. Thus boiling point is increases as isopropyl chloride. उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। आई होप क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमें देखना है कि कौन कौन टाइप के केमिकल रिएक्शन होंगे। तो सबसे पहला है द रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन में बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सा कैटेगरीज है, पहला होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा होगा एलिमिनेशन, ये सारे रिएक्शन अभी पढ़ने हैं, एलिमिनेशन। और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल, विथ मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगा। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, और ये क्वेश्चन में आपसे बार बार पूछा जाएगा। तो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल्स जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसे स्पेसीज को ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसको ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सके। Therefore, they attack at the part of substrate molecule which is electron deficient. उस पार्ट को अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो बेसिकली आप समझिए यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक ग्रुप आएगा दूसरा ग्रुप निकल जाएगा। तो अगर हमने बात किया कि ये कार्बन है, ये कार्बन, और ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो ये पोलर हो जाएगा, माइनस चार्ज इस पे और प्लस चार्ज इस पे, मतलब कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, और साइमल्टेनियसली ये हैलाइड आयन यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, हैलाइड आयन निकल गया, ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ओके, सो haloalkanes are substrate in the reaction. In this type of reaction, a nucleophile with haloalkane having a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen. A substitution reaction take place and halogen atom called living group depart as halide ion. तो अभी अभी हमने बात किया कि halide ion के हिसाब से ये निकल जाएगा। ओके, तो बेसिकली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है
कि ये हमारा जो है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो कार्बन है प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्सरी के केस में एलिमिनेशन हो जाएगा, जो कि एक अलग चीज है। हालांकि सेकेंडरी के केस में कंपटीशन बन जाता है कि एलिमिनेशन हो या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, लेकिन प्राइमरी के केस में हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है। तो इसके रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से लिख सकते हैं इसको, वेट ए मिनट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग एक स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास RX है, देखिए ध्यान से, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। RX है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहे हैं, तो बेसिकली RX हम प्राइमरी ही लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, RNU, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और इसमें हैलाइड आयन निकल जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन। अब रिएक्शन को देखते हैं कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। देखिए ध्यान से, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। सो अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, सपोज CH3Cl, CH3Cl प्राइमरी है तो सिंपल सा ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग न्यूक्लियोफाइल अगर NaOH से रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, Na+OH-, तो HO- हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। देखिए ध्यान से, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट इसमें फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज की बात अभी हम लोग करेंगे। तो बेसिकली सी ये हमारा क्या है, H, ओके, और ये हमारा इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल हमारा OH- है, ठीक है। चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये पीछे से आके बैक साइड से आके अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा जो बनेगा सी इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज बैक साइड से। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर हमारा CH3 से वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, HOH, ठीक है, वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगा प्लस CH3Cl का, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा CH3। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ ये ज्वाइन हुआ, ठीक है, और ये H है और ये H है, चूंकि ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हुआ तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जो Cl- है ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ले लेगा और ये बॉन्ड इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेसिकली HOCH3 बने, इसमें भी अल्कोहल बनेगा। तो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल सेम तरीके से, अगर प्राइमरी है तो बैक साइड से, सेकेंडरी भी होगा तो बैक साइड से, लेकिन टर्सरी में हमारा क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। तो टर्सरी में हम लोग इस चीज को देखेंगे। अब NaOR है, NaOR, तो यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन RO- हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो कि RX से रिएक्शन करेगा, हमारा क्या बनेगा, ROR। ये एक तरह का R- मान लेते हैं, ये R- मान लेते हैं। सो R-OR बन जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया, ठीक है। अगर हमारा आयोडाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, और RX से रिएक्शन कर रहे हैं, RCl या RBr होगा, तो ये हमारा आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर NH3 है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे हमारा RX है, तो ये इस पे अटैक कर देगा कार्बन पे, sp3 कार्बन पे, और ये हमारा प्राइमरी इमीन बनाएगा RNH2, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अगेन अगर हमारा RX है और हमारे पास प्राइमरी इमीन है RNH2, तो अगेन ये NH2 यहाँ के कार्बन को रिप्लेस करके इसको निकाल देगा। सो वी हैव, हमारे पास सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है, RNHR, ठीक है। R से या R- कर सकते हैं, अगर R- हम लोग कर सकते हैं, अलग हो से भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर सेकेंडरी एमीन है, सपोज कि NH, ठीक है, R सेकेंडरी एमीन है और अल्काइल हैलाइड R-X है, तो अगेन ये हमारा अटैक करेगा, ये इस तरह से निकल जाएगा। सो हमारे पास टर्सरी एमीन अब तो बचेगा नहीं। सो दिस इज R-, R, R, ठीक है, और H।
तो ये हमारा टर्शियरी एमीन बन जाएगा। ओके, तो बेसिकली आर एक्स अगर अल्काइल हैलाइड है, इसमें अगर हम लोग सी एन साइनाइड आयन से इसका क्या करें, अटैक करवाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा, डेट इज आर सी एन। आर सी एन बेसिकली सी एन ओके, अगर AgCN है, AgCN ये HCN, तो AgCN में यहाँ पे HCN में या KCN की बात करें, KCN में तो C अटैच होता है R से, लेकिन AgCN में हमारा CN माइनस N अटैच होगा, डेट इज प्लस RX। तो हमारा ये ध्यान में रखना RNC इस तरह से AgCN के केस में आएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, आइसोनाइट्राइल कहेंगे, और नाइट्राइल को साइनाइड भी कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली KNO2 है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। KNO2 है तो NO2 माइनस आएगा, तो स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना है, O डबल बॉन्ड N। ठीक है, O, तो ये हमारा प्लस RX को निकाल के हमारा क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NO और सिंगल बॉन्ड नाइट्राइट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या बन जाएगा, LH। तो ये ध्यान में रखना है, लिथियम RX प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये हमारा RH बन जाएगा, एल्केन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें RM, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लास्ट में है। RM का रिएक्शन अगर हम R माइनस से करेंगे तो RR बन जाएगा, R डैश, डेट इज एल्केन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन को भी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बात करें कि नाइट्राइट में, तो ये Cn माइनस था, तो Cn माइनस में क्या है कि C भी अटैच हो सकता है कार्बन से, N भी अटैच हो सकता है, मतलब कार्बन भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइल पॉजेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कितने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, 2, तो ऐसे को हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज ए हाइब्रिड ऑफ 2 कॉम्बिनेशन contributing structure as and therefore they can acts as the nucleophile in 2 different way। देखिए यहाँ पे C पे नेगेटिव चार्ज है और इस केस में N पे नेगेटिव चार्ज है। लिंकिंग थ्रू, ओके क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्ट इन अल्काइल साइनाइड एंड थ्रू नाइट्रोजन एटम लीडिंग टू, अगर कार्बन से लिंक होगा तो ये साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, अगर नाइट्रोजन से लिंक होगा तो ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली नाइट्रेट आयन ऑल्सो रिप्रेजेंट एन एम्बीडाइडेंट, नाइट्रेट आयन जो था NO2 वो भी है, तो यहाँ OC हो सकता है या ठीक है, 2 different linking by O माइनस से हो सकता है। द लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन रिजल्ट इन अल्काइल नाइट्राइट, वाइल दोज ऑफ नाइट्रोजन एटम से अगर लिंकेज होता है इट इज कॉल्ड नाइट्रो एल्केन। तो O से अगर हो गया क्या अटैच, तो हमारा नाइट्राइट बनेगा, और N से अगर अटैच होता है तो क्या होगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा। तो बेसिकली क्या हो गया कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कह रहा है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड। ठीक है, एज द मेन प्रोडक्ट बाई AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट। एक्सप्लेन, तो सेम चीज़ है कि CN एम्बीडाइडेंट है, KCN में जो अटैचिंग पॉइंट है वो कार्बन है इसलिए साइनाइड बनता है, AgCN में जो अटैचिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन है इसलिए ये आइसोसाइनाइड बनता है। इसी को आंसर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ओके, अब बात करता है मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली SN2 रिएक्शन है। क्या है, SN2। SN2 रिएक्शन का मतलब होता है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, और 2 का मतलब क्या होता है, ऑर्डर क्या हो गया, 2। कहने का मतलब है कि रिएक्शन के दौरान ट्रांजिशन स्टेट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ट्रांजिशन स्टेट में 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या है, जो हमारा सबस्ट्रेट होगा और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर, इसको हम क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर। ट्रांजिशन स्टेट में 2 मॉलिक्यूल आएगा, तो ये काइनेटिक्स का चीज़ है, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली क्या मैकेनिज्म होता है ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, देखिए ध्यान से।
द रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू बी प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म। पहला SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में ये हमारा CH3Cl है, बैक साइड से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, अटैक करेगा। जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जुड़ेगा वैसे वैसे कार्बन क्लोराइड बॉन्ड टूटेगा और फाइनली ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जुड़ जाएगा और क्लोराइड आयन निकल जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट में है, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज द पीक स्टेट। यहाँ पे जो है कार्बन पेंटावैलेंट हो जाता है, 5 अलग अलग या सेम ग्रुप से जुड़ा होता है, इसलिए पेंटावैलेंट हो जाता है और ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस स्टेट को क्रॉस करता है क्लोराइड आयन निकल जाता है और फिर कार्बन किस स्टेट में आया, टेट्राहेड्रल स्टेट में आ जाता है। तो जब जेई का प्रिपरेशन करेंगे बाद में तो उसमें इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में अगर कहेगा लिखने के लिए तो हम लिखेंगे द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल methanol and chloride ion follow a second order kinetics. The rate depend upon the concentration of both reactants। समझ में आ गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल पे भी और सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा रेट। ओके, और इसको अगर समझना है तो इस तरह समझेंगे। तो दिस इज OH, ये CH, तो यहाँ से OH ये कार्बन है, इसके साथ ज्वाइन हो रहा है और ये क्लोराइड आयन ग्रीन वाला, ये क्लोराइड आयन धीरे धीरे ये बॉन्ड जैसे जैसे जुड़ेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड टूटेगा और फाइनली टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में कभी जब जेई का तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर 2 होगा, कंसंट्रेशन रेट जो है दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन क्या होगा, पेंटावैलेंट होगा, 5 अलग अलग या सेम ग्रुप से जुड़ा होगा और इन्वर्जन होता है। बेसिकली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्जन मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इट डिपिक्ट बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट विथ alkyl halide causing the carbon halide bond to break and a new bond is formed between carbon and attacking nucleophile. Here CO bond is formed between कार्बन एंड OH ग्रुप। दीज टू प्रोसेस टेक साइमल्टेनियसली, जैसे जैसे एक जुड़ेगा वैसे वैसे दूसरा टूटेगा, इसी को साइमल्टेनियसली हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। एंड दिस इज सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाएगा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आएगा। एज पर द रिएक्शन प्रोग्रेस द बॉन्ड बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम स्टार्ट फॉर्मिंग, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एटम and living group weaken. As this happens, the 3 carbon hydrogen bond of the substrate start moving away from the attacking nucleophile. In the transition state, all the 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन द सेम प्लेन। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन प्लेन में, ट्रांजिशन स्टेट में जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक सेम प्लेन में होगा। एंड द अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल आर पार्शियली अटैच्ड टू द कार्बन, पार्शियली अटैच्ड होगा। साथ में द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल appear closer to the carbon। okay, carbon hydrogen bond still keep on moving in the same direction till the attacking nucleophile attached to the carbon and living group leave the carbon। सारा कुछ हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। एज अ रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड। अभी हम लोगों ने बात किया कि इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक इन्वर्ट इन मच द सेम वे एज द अम्ब्रेला। तो यही हो गया इन्वर्जन ऑफ, दिस इज द called inversion of configuration. In transition state, the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile and outgoing leaving group. Such structure are unstable and cannot be isolated. Already discuss हम लोगों ने किया है। Thus, transition state कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम, तो ये पेंटावैलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन का जो बात यहाँ पे कर रहा है, ओके, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं इसमें। नहीं, अब क्या करते हैं कि यहीं तक इन्वर्जन तक आज रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन के बाद SN1 रिएक्शन की बात करेंगे और कैसे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन होता है इस चीज़ की बात करेंगे। और बाद में बेसिकली हम लोग बात करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कल अपलोड होगा। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।